तक्षशिला में मालकेतु को कुलपति महोदय द्वारा गांधार भेजने की बात कही गई। तभी पब्बत ने उनकी बात काटते हुए भरी सभा में प्रवेश किया। पब्बत ने सभा के बीचों बीच आकर कुलपति महोदय और वहां उपस्थित सभी आचार्यों को प्रणाम करने के बाद एक नजर मालकेतु की तरफ देखा और फिर कुलपति को संबोधित करते हुए कहा, आप मालकेतु को गांधार नरेश आंबी को नहीं सौंप सकते। मालकेतु मगध का सैनिक है, तो उस पर लगाए गए तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों पर दंड का निर्धारण करने का अधिकार सिर्फ मगध नरेश धनानंद को है। पब्बत की बात सुनकर पूरी सभा में हलचल मच गई। चाणक्य ने पब्बत की ओर देखा, लेकिन वो उनसे नजरें हटाए दृढ़ता के साथ कुलपति के सामने खड़ा था। वहीं मालकेतु ने जब पब्बत की बात सुनी तो उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग गई और आचार्य गजानन भी मन ही मन खुश हो रहे थे। कुलपति महोदय बोले, किंतु तक्षशिला गांधार प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो यहां के दोषी को मगध को कैसे सौंपा जा सकता है? पब्बत बोला, सत्य है आचार्य, किंतु गांधार नरेश तो सिकंदर के आगे समर्पण कर चुके हैं, फिर मालकेतु को उन्हें सौंपने का क्या फायदा? तभी आचार्य श्वेतांक बोले, भले ही आंबी ने सिकंदर के साथ संधि कर ली हो, किंतु गांधार नरेश के पद पर वो आज भी विराजमान है। ये सुन पब्बत थोड़े विनम्र भाव के साथ बोला, आपकी बात सही है आचार्य, किंतु यदि मालकेतु को गांधार नरेश को सौंप दिया गया तो यह बात मगध नरेश को बुरी लग सकती है और हो सकता है कि इसके परिणाम स्वरूप वो तक्षशिला पर आक्रमण कर दे। मेरी माने तो आप तक्षशिला से किसी सेवक को मालकेतु द्वारा किए गए अपराध की सूचना देकर मगध भिजवा दीजिए, फिर मगध नरेश स्वयं फैसला लेंगे कि मालकेतु के साथ क्या करना है। पब्बत की बात पर जहां पूरी सभा आपस में खुसर पुसर कर रही थी, वहीं चाणक्य एकदम शांत खड़े थे। कुलपति कुछ सोचते हुए बोले, तो ठीक है, यह तय रहा कि मालकेतु को मगध को सौंप दिया जाएगा। हम कल ही किसी को भेजकर इसकी सूचना मगध नरेश तक पहुंचा देंगे। तब तक मालकेतु हमारे यहां के कारागार में कैद रहेगा। यह सुनते ही मालकेतु ने भीतर ही भीतर राहत की सांस ली। चाणक्य समझ चुके थे कि पब्बत ने कहीं ना कहीं उनकी जीती हुई बाजी को पलट दिया है। कुलपति द्वारा सभा को समाप्त किया गया। सभी लोग सभा को छोड़कर अपने अपने कक्ष की ओर जाने लगे। तक्षशिला के प्रहरी मालकेतु को जंजीरों में जकड़े तक्षशिला के कारावास तक लेकर गए। इसी बीच मालकेतु की दृष्टि चंद्रगुप्त और सुकेतु पे पड़ी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। पब्बत जब सभा से बाहर निकल रहा था तो चाणक्य उसके आगे आगे चल रहे थे। वो अचानक से उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे ही वो अचानक सामने आते देख चाणक्य रुक गए। पब्बत विनम्रता से बोला, आचार्य, आशा करता हूं आज मैंने जो किया वो सही ही किया होगा। मैं आपके विरुद्ध नहीं जाना चाहता था, किंतु मैं यह भी नहीं चाहता था कि तक्षशिला का किसी भी प्रकार से कुछ अहित हो। चाणक्य मुस्कुराकर बोले, तुम्हें जो सही लगा वो तुमने किया, लेकिन ध्यान रहे, जो चींटियां झुंड से अलग चलती हैं वो जल्दी मसलती जाती हैं। पब्बत ने चेहरे पर मिश्रित भाव लिए चाणक्य की तरफ देखा। उनके वाक्य में छिपी चेतावनी को समझने का प्रयास करने लगा और फिर उन्हें प्रणाम कर वहां से चला गया। चाणक्य बड़े ध्यान से उसे जाते हुए देख रहे थे कि बहुत कम समय में उसने कूटनीति और राजनीति को बहुत अच्छे से सीख लिया है। तक्षशिला में जहां पब्बत ने पूरी बाजी ही पलट दी थी, वहीं मगध में अमात्य एक बार फिर हारी हुई बाजी को जीतने चले थे। रात के घने अंधेरे में अमात्य तेज कदमों से कहीं चले जा रहे थे। चलते चलते वो लकड़ी के बने घर के पास पहुंचे और उसके द्वार तक गए। द्वार खुला था। अमात्य भीतर प्रवेश कर गए। उस पूरे घर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। जालीदार नक्काशी किए हुए पर्दे उस घर की शोभा को बढ़ा रहे थे। भीतर आते ही अमात्य ने गहरी सांस ली और इत्र की जोरदार खुशबू से उनका परिचय हुआ। आंखें बंद किए उन्होंने थोड़े उत्तेजक भाव में अपने सर को दाएं से बाएं घुमाया और फिर बोले, विशाखा। उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अमात्य ने एक बार फिर थोड़े उच्च स्वर में पुकारा, विशाखा।
उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। तभी उनकी दृष्टि कक्ष पे पड़ी। वो उस ओर पड़े कि तभी उस कक्ष का द्वार खुला और एक युवक उस कक्ष से बाहर निकला। उसके शरीर पे सिवाय अंग वस्त्र के और कुछ नहीं था। अमात्य को देखते ही उसने घबराते हुए अपना सर झुका लिया और वहीं एक दरख्त पे पड़े अपने कपड़े उठाए और वहां से भागता बना। अमात्य ने उस कक्ष के भीतर प्रवेश किया तो विशाखा अपने कपड़े पहन चुकी थी। उसकी दृष्टि जैसे ही अमात्य पे पड़ी तो उसने उन्हें वासना भरी दृष्टि से देखा। उसने अपने बिखरे हुए बालों को धीरे धीरे सुलझाते हुए बालों का जूड़ा बनाया और चाल में मादकता लिए अमात्य के पास आई। वो इस तरीके से व्यवहार कर रही थी मानो उसे अमात्य के यहां आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अमात्य के बिल्कुल नजदीक आकर वो धीमे और मादक स्वर में बोली, आज इतने समय बाद इस घर की याद कैसे आ गई? कहिए, क्या सेवा करूं मैं आपकी? अमात्य उसके चाल चलन को अच्छे से जानते थे। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है। विशाखा ने यह सुना तो जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और पलटते हुए बोली, मंत्री जी, लोग मदिरा पीने के बाद अक्सर बहकी बहकी बातें करते हैं, लेकिन आप तो बिना मदिरा के ही। और ऐसा कहकर उसने वहां पर रखी कुछ सोने की अशर्फियां उठाई जो उसका ग्राहक उसके लिए छोड़ के गया था। उन अशर्फियों को एक छोटे से संदूक के भीतर रखते हुए विशाखा बोली, यही मेरा काम है महामंत्री जी, इसके अलावा मैं और कर क्या सकती हूं? बहुत कुछ, तीव्र स्वर में अमात्य बोले। कब तक चंद सिक्कों के लिए अपने शरीर को दूसरों के आगे पिछाती रहोगी? ये सिक्के भी खत्म हो जाएंगे और ये जवानी भी। तब क्या करोगी? विशाखा ने पलटकर अमात्य की ओर देखा। उनकी आंखों में उसे एक गहरी योजना दिखाई दी। वो बोली, क्या चाहते हैं आप? अमात्य बोले, दाम जो तुम तय करो, काम जो मैं बोलूं। मंजूर है। अमात्य बोले, ठीक है, लेकिन मुझे धोखा देने की सोचना भी मत, वरना परिणाम तुम्हें पता है। विशाखा बोली, मैं वेश्या से ही पर बेईमान नहीं। ये बताइए करना क्या है मुझे? उसकी हां सुन अमात्य के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान बिखर गई। जहां मगध में अमात्य एक नई योजना का सूत्रपात कर चुके थे, वहीं अगले दिन चाणक्य तक्षशिला में अपने कक्ष में सूरजमल और तांबी के साथ बैठकर किसी खास विषय पर मंत्रणा कर रहे थे। सूरजमल बोला, आचार्य, आखिर हमने मालकेतु को उसकी सही जगह पहुंचा दिया और साथ ही डकैतों को भी मिटा दिया। अब आगे क्या? चाणक्य बोले, डकैतों को भले ही हमने मिटा दिया, लेकिन मालकेतु एक अधमरा सांप है और अधमरा सांप जीवित सांप से ज्यादा खतरनाक होता है। जब तक मालकेतु जीवित है, हम उसकी तरफ से निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सूरजमल असमंजस में बोला, फिलहाल तो प्रतीक्षा। देखते हैं कि धनानंद मालकेतु के लिए किस दंड का निर्धारण करता है। वैसे इसकी आशा बहुत कम है, लेकिन अभी हम विवश हैं। चाणक्य ने देखा कि तांबी उनकी बातों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वो कुछ चिंतित नजर आ रहा था। उसके मुख के भाव को भांपते हुए चाणक्य बोले, क्या हुआ तांबी? कोई परेशानी है तो निश्चिंत होकर कहो। तांबी बोला, आचार्य, पिछले कुछ दिनों से कुछ भी ठीक नहीं। हमारी बस्तियों में पलायन की समस्या अचानक से बढ़ने लगी है। चाणक्य बोले, और इसका कारण? तांबी बोला, सिकंदर का भय। पूरे गांधार और उसके आसपास के क्षेत्र में यह बात तेजी से फैल रही है कि सिकंदर के पास उड़ने वाले जादुई घोड़े और चमत्कारी शक्तियां हैं। जब से यह बात फैली है, लोग अपना घर छोड़कर दूर भाग रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो फिर हम लोग कहां जाकर शरण लेंगे? चाणक्य कुछ पल चुप रहे, फिर गंभीर होकर बोले, यह विषय सच में चिंता का है। सूरजमल बोला, पर मुझे यह मात्र एक अफवाह लगती है।
अगर ऐसा होता तो अब तक सिकंदर पूरे भारतवर्ष को अपने कब्जे में कर चुका होता। चाणक्य बोले, बिना किसी प्रमाण के किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना जल्दबाजी होगी। तांबी बोला, लेकिन आचार्य, इस समस्या का कोई तो समाधान होगा। चाणक्य बोले, समाधान हर समस्या का है, लेकिन उससे पहले समस्या की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। समस्या के समूल नाश के लिए जरूरी है कि उसकी जड़ को ही खत्म कर दिया जाए। समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। दोनों ने चाणक्य की बात पर अपनी सहमति प्रदान की। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। चाणक्य बोले, अंदर आ सकते हो। तभी द्वार खुला और राजहंस ने भीतर प्रवेश किया। उसने सर झुकाकर चाणक्य को प्रणाम किया और साथ ही सूरजमल और तांबी का भी अभिवादन किया। चाणक्य बोले, कहो राजहंस, क्या सूचना लेकर आए हो? राजहंस बोला, कुलपति महोदय कन्या सेवक को मगध भेज रहे थे, लेकिन आपके कहे अनुसार मैंने उनसे विनती की कि मुझे सूचना देकर मगध भेजा जाए। उन्होंने मेरी बात मान ली। चाणक्य बोले, ये तो अच्छी बात है, थोड़ा रुको। चाणक्य अपने स्थान से उठे और कक्ष के किनारे रखे अपने ग्रंथों के बीच से एक छोटा सा ताड़पत्र निकाला और उसे राजहंस को देते हुए बोले, मगध में तुम्हारी मुलाकात खाद्य मंत्री शंभुनाथ से होगी। यह पत्र सावधानी से तुम उन्हें दे देना, और ध्यान रहे यदि विपरीत परिस्थिति दिखाई दे तो तुम्हें पता है कि आगे क्या करना है। राजहंस बोला, जी आचार्य, मुझे अच्छी तरह से याद है। अब मैं आज्ञा चाहता हूं। चाणक्य ने इशारे में उसे जाने के लिए कहा। राजहंस वहां से निकल गया। उसके जाते ही चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त और सुकेतु कहां है? इधर चंद्रगुप्त और सुकन्या नदी किनारे खड़े थे। चंद्रगुप्त ने सुकन्या की ओर देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने असल रूप में थी। चंद्रगुप्त बोला, सुकन्या, समय आ गया है, अपना कार्य पूर्ण करो। चंद्रगुप्त की बात सुनकर सुकन्या ने अपने साथ लाई पोटली में से एक लोटा निकाला, जिसके ऊपर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था। उसने वो लाल कपड़ा खोला और नदी की तरफ बढ़ी। उस लोटे में उसके माता पिता की अस्थियां रखी हुई थी। उसने जैसे ही उन अस्थियों को नदी में प्रवाहित करना चाहा, उसके हाथ कांपने लगे। वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि तभी चंद्रगुप्त ने आकर उसे थाम लिया। चंद्रगुप्त बोला, तुम इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती। उसकी बात सुनकर सुकन्या रुंधे गले के साथ बोली, ये अस्थियां ही उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। यदि इन्हें भी विसर्जित कर दूंगी तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगी? नहीं चंद्र, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तुम्हें यह करना ही होगा। चाणक्य का स्वर गूंजा। दोनों ने पलट कर देखा तो चाणक्य उनके पीछे खड़े थे। चाणक्य उनके पास आए और बोले, सुकन्या, तुमने वो किया जो एक पुत्र का कर्तव्य होता है। अपने माता पिता के हत्यारों से प्रतिशोध लिया है तुमने, तो फिर अब तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? सुकन्या आंखों में आंसू लिए हुए बोली, क्योंकि आचार्य, भले ही वो मेरे साथ नहीं थे, लेकिन इस अस्थि कलश को अपने पास रख मुझे लगता था कि वो मेरे पास ही है। चाणक्य बोले, सांसारिक बंधनों से अत्यधिक जुड़ाव ही मनुष्य के हार का सबसे बड़ा कारण है। तुम्हें यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो यह करना ही होगा। यही तुम्हारे मां बाबा को तुम्हारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चाणक्य की बात सुन सुकन्या ने चंद्रगुप्त की ओर देखा। उसने भी सर हिलाकर अपनी सहमति जताई। सुकन्या ने खुद को संभाला और चाणक्य के मंत्रोच्चार के साथ कांपते हाथों से ही उन अस्थियों को नदी में प्रवाहित कर दिया। अस्थि विसर्जन पूर्ण होने पर सुकन्या बोली, मैंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया आचार्य। अब मेरे जीवन का अगला लक्ष्य क्या होगा? चाणक्य ने यह सुना तो उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। फिर कुछ सोचते हुए उन्होंने कहा, लक्ष्य मांगा नहीं जाता, बल्कि ढूंढा जाता है सुकन्या, और उसके लिए मन और तन में संतुलन होना आवश्यक है। फिलहाल तुम्हें आराम की आवश्यकता है। तुम दोनों जाकर अपने अपने कक्ष में आराम करो। यह सुन दोनों ने आचार्य को प्रणाम किया और वहां से चले गए। उनके जाते ही चाणक्य खुद से बोले,
तुम्हारे प्रतिशोध के कारण ही डकैतों का समूल नाश हो पाया। तुम अब एक साधारण कन्या नहीं रही सुकन्या, तो तुम्हारा अगला लक्ष्य भी अब साधारण नहीं होगा। देखना बस ये है कि तुम उस लक्ष्य के लिए तैयार हो पाओगी या नहीं। इधर रात्रि में तक्षशिला के कारावास में बैठा मालकेतु खुद की रिहाई के बारे में सोच रहा था। उसके सामने खाना पड़ा था, लेकिन उसने उस खाने को छुआ भी नहीं था। वो गुस्से में उस कारावास की दीवारों को देख रहा था। उसे रह रहकर चंद्रगुप्त और सुकेतु का हंसता हुआ चेहरा याद आ रहा था। उसे वो पल याद आ रहा था जब प्रहरी उसे पूरे तक्षशिला के छात्रों के सामने घसीटते हुए ले जा रहे थे। क्रोध में उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और दीवार पे एक भीषण प्रहार किया। उसके प्रहार के कारण हुई आवाज को सुनकर प्रहरी उसकी कोठरी के समीप आए। एक प्रहरी बोला, यह तुम्हारा घर नहीं कारावास है, इसलिए तरीके से रहो, वरना परिणाम भयानक होगा। यह कहकर दोनों प्रहरी फिर से पहरा देने में लग गए। मालकेतु आंखें बड़ी करते हुए क्रोध में उन्हें देख रहा था। उसके हाथ से रक्त बहने लगा था। बेबसी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वो मन में विचार करते हुए बोला, चाणक्य, मेरी ये स्थिति तुम्हारे कारण हुई है। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार, बस एक बार मैं यहां से बाहर निकल जाऊं, ऐसी चाल चलूंगा कि तुम चारों खाने चित्त दिखोगे। मालकेतु ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे उन दोनों प्रहरियों के अलावा वहां किसी और के होने का आभास हुआ। वो अपने स्थान से उठा और कारावास की सलाखों के पास खड़ा होकर ध्यान से उन प्रहरियों को देखने लगा। दोनों प्रहरी इससे पहले कुछ समझ पाते तभी सट सट की आवाज हुई और तो सुई जितने बारीक अस्त्र उन दोनों प्रहरियों के गले पे आके लगे। दोनों वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। उनके बेहोश होते ही एक नकाबपोश ने वहां प्रवेश किया और तुरंत ही मालकेतु के बंदी गृह का द्वार खोल दिया और उसे बोला, जल्दी चलो यहां से। मालकेतु हड़बड़ाहट में उस नकाबपोश के पीछे चलते हुए कारावास से बाहर निकल आया और वो नकाबपोश मालकेतु को एक गुप्त रास्ते से तक्षशिला के बाहर एक खुले मैदान में लेकर गया। वहां पहले से ही एक घोड़ा खड़ा था। नकाबपोश बोला, तुम इस घोड़े पर बैठकर मगध निकल जाओ। मालकेतु को यह आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही थी। मालकेतु कुछ असमंजस में बोला, क्या मैं उस शख्स का चेहरा देख सकता हूं जिसने मेरी मदद की? नकाबपोश ने कुछ सोचकर अपना नकाब हटाया। मालकेतु यह देखकर हैरान रह गया कि वो नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि पब्बत था। मालकेतु हैरानी में बोला, युवराज आप? पब्बत बोला, हां, अब तुम बिना समय व्यर्थ किए तुरंत यहां से निकल जाओ। पब्बत की बात मानकर मालकेतु तुरंत वहां से निकल गया। पब्बत अपना नकाब वहीं छोड़ वापस तक्षशिला के भीतर चला गया। जैसे ही पब्बत ने तक्षशिला में प्रवेश किया, पीछे से एक आवाज गूंजी, मालकेतु को छुड़वा लिया। आवाज सुनकर पब्बत के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। वो पीछे पलटा और बोला, जी हां आचार्य, और यह सब आपकी मदद के कारण ही संभव हो पाया। गजानन पब्बत के ठीक सामने थे और उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। उधर राजहंस तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। क्या राजहंस ये जान पाएगा कि मालकेतु को भगाने में राजकुमार पब्बत और आचार्य गजानन का हाथ है? आखिर क्या लिखा है उस ताड़पत्र में जो चाणक्य ने राजहंस को दिया है? क्या होगा चाणक्य का अगला दाव? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग